पीडीएफ डाल दिए, बोले आपको इसमें हार्ट का हमने सबसे पहले बेसिक जानकारी दिया था। बेसिक जानकारी में आपको क्या क्या बताए थे कि अलिंद क्या होता है, यानी एट्रियम क्या होता है, नीलय क्या होता है, नीलय क्या होता है। इसी के साथ साथ बेसिक बताने के बाद हमने अलग अलग जानवरों में बताए थे। फिर ब्लड में जो इसमें चैम्बर्स कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर का पाथ क्या था, किस तरह से किस चैम्बर में ब्लड जाता है। हमने बॉडी में पाथ बताए थे, बॉडी में ब्लड का पाथ क्या क्या होता है। उसके बाद से हम अपने वाल्व बताए थे, कौन कौन वाल्व होता है। वाल्व के बाद हम वेसल बताए थे, वेसल यानी पुल्मोनरी वैन, पल्मोनरी धमनी बताए थे। हार्ट अटैक का कारण क्या बन जाता है। हार्ट अटैक का कारण यही होता है कि आपकी जो कोरोनरी साइनस है उसमें फैट का जमा हो जाना। फैट जो होता है वो शरीर में जमा होता है, जबकि नसों के अंदर फैट ना होके उसका एक दूसरा रूप होता है कोलेस्ट्रॉल। अब आप कहेंगे कि सर ये ससुरा कोलेस्ट्रॉल क्या है, फैट क्या है। तो बाबू देखो, आप तेल खाते हैं ना, तेल, घी, डालडा, ये क्या है, सब अलग अलग रूप है, बट ओवरऑल देखेंगे तो सबका फंक्शन एक ही जैसा होता है। कोई डालडा डालता है, कोई शुद्ध घी डालता है, कोई तेल डालता है, कोई रिफाइंड डालता है। तो एक ही कैटेगरी की ये सब आएंगे, सब हल्का हल्का सा क्या होता है, चेंजिंग होता है। समझ में आ गई कि नहीं। हाँ, ब्लड में पाया जाता है। हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इस कोलेस्ट्रॉल से बच के रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की पहचान क्या होती है कि ज़्यादातर मोटे लोगों में होता है और जिनका एज ज़्यादा हो जाता है, बुढ़ौती में आएंगे ना, जैसे 50-40 क्रॉस करेंगे तो आप में कोलेस्ट्रॉल का लेवल थोड़ा सा बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इस सच में लाइटवा को क्या हुआ, चिटिक चिटिक कर रहा है। एक सेकंड रुको, बंद कर देते हैं। चलो ध्यान से समझते हो। तो कोलेस्ट्रॉल अभी आप लोग में नहीं बढ़ता है, छोटे बच्चों में, स्टूडेंट्स जो होते हैं, यंग एज के जो लोग होते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल और शुगर नहीं बढ़ता है। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर आपके घर में किसी को शुगर है, जैसे नॉर्मल आप शुगर की बीमारी हो गई है, बहुत लोगों में हो जा रहा है, मेरे घर में भी मेरे पिताजी को है, तो आपके घर में भी किसी को अगर शुगर होगा तो आपको इजीली पता है कि शुगर के लिए इंसुलिन है, यानी दवा आपको पता है कि इंसुलिन। अब आप क्या करते हैं, उस चीज़ों को खोजते हैं जिनमें इंसुलिन पाया जाता है। अब इंसुलिन मतलब जिंक, आप सीधा सा समझिए, जिंक रहेगा तो इंसुलिन बना लेगा। तो आप उन चीज़ों को खिलाते हैं, जैसे जामुन खिलाते हैं, या जामुन के बिया को पीस के उसमें कुछ नमक वमक डाल के खिलाते हैं, कड़ी का पत्ता देते हैं, ये सब चीज़ें देते हैं और शुगर कम करते हैं ताकि लेवल घट जाए। उसी तरह से हार्ट अटैक के लिए सबसे बेहतरीन दवा होती है एस्पिरिन। हार्ट अटैक की सबसे बेहतरीन दवा क्या है, एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करता है, ये हार्ट अटैक के बीमारी में थोड़ी सी हेल्प करता है, उनको नॉर्मल देता है, ताकि जो उनमें चेस्ट पेन वगैरह होता है वो मतलब ठीक हो सके। ये एस्पिरिन परमानेंट दवा नहीं है, लेकिन जैसे आपको बुखार होता है तो आप एक नॉर्मल पैरासीटामोल खा लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं 1-2 दिन होने के बाद, वैसे ही हार्ट के लिए एस्पिरिन पाया जाता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमने हार्ट से रिलेटेड आपको सारी जानकारी बता दी है कि हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे होता है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहली बार हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था। बाईपास सर्जरी के दौरान हार्ट को बंद कर दिया जाता है और एक मशीन लगा के ब्लड को पंप किया जाता है, खींचा जाता है, हार्ट के ऊपर फिर प्रेशर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। हम आपसे सवाल पूछते हैं, पेस मेकर जो होता है वो कहाँ पर लगाया जाता है, हार्ट के कौन से चैम्बर पे पेस मेकर को लगाना चाहिए। पेस मेकर जो है वो हार्ट के कौन से चैम्बर पे लगाना चाहिए, आंसर दीजिए। हार्ट के कौन से चैम्बर पे लगाना चाहिए। हाँ, दाहिना अलिंद। उस चीज को, दाहिना अलिंद का एक टेक्निकल नाम है, बताइए, जहाँ पेस मेकर लगाया जाता है ना दाहिना अलिंद में, यहाँ पर इसका एक टेक्निकल नाम है, हमने एक नोड लिखा था, वो कौन सा नोड था, एस, उस नोड का नाम क्या था, एस ए नोड। एस ए नोड मटेरियल में लिखा हुआ है, पीडीएफ डाल दिए हम, पहुंच जाएगा आप लोग को, क्लास खत्म हो। एस ए नोड, एस ए नोड जो होता है वो पेस मेकर का काम करता है। अब जिनको पेस मेकर लगा होता है ना, उसमें एक छोटी सी बैटरी होती है जो उसका चार्जेबल, मतलब वो उसकी वैलिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और वो इनहेल कर लेता है खुद को। जैसे हम लोग कैसे ठंडी के दिन में गर्मी चाहिए तो या तो आग जलाइए, नहीं आग है तो हीटर में जाइए, हीटर नहीं है तो आप सूरज की रोशनी में जाइए, लेकिन जब कुछ नहीं है तो आप अपने हाथ को रगड़ लेते हैं कि नहीं लगा देते, हल्का सा चार्ज हो जाते हैं कि नहीं। वैसे ही जो पेस मेकर होता है वो खुद को इंप्रूव कर लेता है, इनहेल कर लेता है, अपनी बैटरीज को हल्का सा इंप्रूव कर लेता है। जो दिल की धड़कन होती है ना, उसी के पास से जैसे हम लोग हाथ वगैरह रखते हैं, तो उनकी बैटरी का पावर ज़्यादा नहीं होता है।
तो ऐसे लोग जिनको पेसमेकर लगा होता है, डॉक्टर एडवाइस देता है कि आप हाई मैग्नेटिक फील्ड में मत जाइएगा या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में मत जाइएगा। जैसे ट्रांसफार्मर के नीचे जाएंगे ना तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो ट्रेन की बिजली वाली लाइन होती है उसके नीचे जाइएगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आप छाता लगा के जाइएगा ना, और अगर वो पुराना वाला छाता है लोहे वाला, और उसमें जो देहात में लगाते हैं ना वो, और उसके लोहे की डंडी पकड़िएगा और ट्रेन की पटरी के नीचे से जाइएगा, अगर ऊपर OHC यानी ओवरहेड वायर गया होगा तो आपको हाथ में हल्का झंझनाहट महसूस होगा, क्योंकि वो टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें इतना हाई फ्रिक्वेंसी, इतना हाई पावर है कि वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी दूरी तक में है। तो ऐसा इंसान अगर हाई वोल्टेज के पास जाएगा तो उसके दिल में अपने से लगा है छोटी सा वोल्टेज, वो हाई वोल्टेज वो उसको डिफेक्ट कर सकता है। ऐसे लोगों को थोड़ा रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है कि भाई आप ऐसे जगहों पे ना जाएं। आगे बढ़े। सर ऑपरेशन में टाइम लगता है, क्या कर रहे हैं ऑपरेशन में? नहीं, इसी टाइम क्लास नहीं चलेगा, हम थोड़ा सा आंख दिखाने गए थे। सर ऑपरेशन के टाइम जो टाके लगते हैं उन्हें काटते कैसे हैं? वेरी गुड। देखिए इनका क्वेश्चन है कि सर ये कैसे काटेंगे, मतलब आप नहीं समझे। वो लड़का ने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछना कुछ और चाह रहा था, लेकिन भाई मतलब वो पूरा कंप्लीट पूछ नहीं पा रहा है। देखिए बबुआ का क्या क्वेश्चन है कि सर बाईपास सर्जरी जब करेंगे तो जो छाती को काटेंगे यहाँ से, इसको तो हम बाहर बाहर सील देंगे, लेकिन जो अंदर कटिंग किए हैं, कट करके मशीन लगाए हैं, ये किए हैं, इसमें भी तो टाका मारेंगे ना अंदर जो किए हैं। जैसे किसी के किडनी का ऑपरेशन है तो भाई पहले तो आप पेट चीरेंगे, उसके बाद किडनी का ऑपरेशन कर देंगे। तो इनका कहना है बबुआ का कि सर बाहर का टकवा तो काट देंगे, हमको समझ में आता है कि डॉक्टर कहेगा 10 से 15 दिन बाद आइएगा हम टाका काट देंगे, बाहर का काट देंगे, अंदरवा वाला कैसे काटेंगे? यही उसका क्वेश्चन है। तो देखिए जो स्ट्रेचेस लगाए जाते हैं, टाके लगाए जाते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है सॉल्युबल, जो 10-15 दिन के बाद वो अपने से त्वचा में गल जाता है और उसको कोई खास नुकसान नहीं होता है। तो जो डिजॉल्वेबल होता है, जो गल जाता है, तो बॉडी के इंटरनल पार्ट में जब डॉक्टर सिलता है, स्ट्रेचेज लगाता है, तो वो डिजॉल्वेबल से लगाता है ताकि वो शरीर के अंदर डिजॉल्व हो सके। 10 से 15 दिन बाद वो अपने से डिजॉल्व हो जाता है। तो ऐसे भी टाका काटता है आपका 10 से 15 दिन बाद, तो अंदर वाला जो टाका होता है वो 15 दिन बाद अपने से गल जाता है। तो जब वो पूरा शरीर सट जाएगा तो गल जाएगा। अब ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि उसको किस लेवल का लगाना है। तो अंदर वाले पार्ट में डिजॉल्वर लगाना चाहिए और बाहर वाले पार्ट में आपको नॉर्मल स्ट्रेचेज होते हैं उसको काटना पड़ता है। तो बाहर सर और फूट जाता है, ये लग जाता है, तो इसमें डिजॉल्वल नहीं लगाना चाहिए। जो डिजॉल्वल स्ट्रेचेज होते हैं, जो गल जाते हैं, वो अच्छे होते हैं और महंगे होते हैं, उनसे दाग बहुत कम आता है, दाग नहीं होता है। और जो बाहर वाला टकवा मारता है सब बोराइसन जो सील देता है, उससे दाग पड़ने लगते हैं सब, उससे दाग पड़। देखिए मेरे माथा पे भी यहाँ पे लगा हुआ है स्ट्रेचेज, यहाँ देखो दिखता है कि नहीं, हल्का सा यहाँ लगा हुआ है। यहाँ पे मेरे गर्दन का जो ऑपरेशन हुआ था तो यहाँ हमने डिजॉल्वर लगवाया था बाहर होने के बावजूद, हल्का सा, ताकि निशान कम आए, तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो टाका पे थोड़ी क्वालिटी से अच्छे हो जाते हैं। अब समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ जाए। हार्ट के लिए अब हार्ट जो प्रेशर डालता है तो इसी को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का काम होता है, जनरेट होता है हार्ट से। हार्ट का इजीली काम केवल पंपिंग स्टेशन है, वो ब्लड को पंप कर देता है, उसका कोई दूसरा काम नहीं है। अगर आप काम को देखेंगे तो फेफड़ा ज़्यादा काम करता है हार्ट के तुलना में, क्योंकि वो ब्लड को लेता भी है और उसमें ऑक्सीजन मिलाता है, CO2 निकालता है, या बाहर के फालतू चीज़ को निकालता है, उसके बाद हार्ट को दे देता है। तो हार्ट जो होता है ना वो पंप करता है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि हार्ट जरूरी है, फेफड़ा जरूरी नहीं है, पूरे शरीर का एक एक पार्ट पुर्जा जरूरी है। लेकिन हार्ट का दूसरा कोई मैकेनिकल काम नहीं है, वो ब्लड को रिसीव करेगा, पंप करेगा, रिसीव करेगा और पंप करता है। तो इसी से एक प्रेशर जनरेट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कह रहे हैं सर? सर टाइमिंग गलत कैसे हो जाता है? तो ऑडियो प्रॉब्लम, एक सेकेंड, ऑडियो टाइमिंग गलत नहीं होता बाबू, हमको डॉक्टर ने टाइम दिया था इस टाइम दिखाने के लिए, अखिया उसको दिखा लेते हैं ना, तो अखिया चौपट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। इसीलिए हम आपको बता दिए कि भाई क्लासवा आपका ऑलरेडी लेट है, ज़्यादा लेट हो। चलिए अब ऑडियो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर पे।
ब्लड प्रेशर क्या है भैया? ब्लड प्रेशर हृदय द्वारा लगाया गया प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को हिंदी में कहते हैं रक्त, और प्रेशर को कहते हैं चाप, रक्तचाप कहते हैं। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, ये होता दो टाइप का है, दो टाइप का होता है। एक होता है सिस्टोलिक, 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 और एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक को कहते हैं प्रकुचन, 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 सिस्टोलिक कहते हैं। ये प्रेशर जो होता है बहुत हाई लेवल का होता है, ये प्रेशर हाई लेवल का होता है। कितना? तो 120 मरकरी का, 120 मतलब एक पाइप में 120 mm अगर मरकरी भरेंगे, ऐसे नॉर्मल समझिए, हम आपको समझाते हैं। एक पाइप में अगर 120 mm तक आप क्या भर देते हैं? मरकरी भर देते हैं, यहाँ तक इतना, और उसका नीचे का एरिया फोड़ देते हैं, और नीचे उंगली रखेंगे तो ये मरकरी प्रेशर लगाएगा कि नहीं? अब मान के चलिए किसी पाइप में पानी भर दिए, जैसे यही है, ये देखिए ये पाइप है, पानी है, इसको उल्टा कर देंगे और ढक्कन खोल दें और हम हाथ लगा दें तो हमको एक प्रेशर महसूस होगा कि नहीं होगा? तो हम ये क्या कहेंगे? स्प्राइट का प्रेशर। किसका प्रेशर? स्प्राइट का प्रेशर। और कितना mm? तो 2 लीटर स्प्राइट का प्रेशर। वैसे ही होता है, एक पाइप में मरकरी यानी पारा भरा होता है, कितना? 120 है। तो जितना 120 mm पारा को उल्टा करके नीचे प्रेशर का एहसास होगा, वैसे ही फील होना चाहिए आपको कि हार्ट का प्रेशर कितना है। तो 120 mm होता है इसका प्रेशर जाने वाला। अब ये प्रेशर कैसे जनरेट होता है? तो ये जब हार्ट जो होता है ब्लड को पंप करता है बॉडी की ओर, तो ये प्रेशर जनरेट होता है। याद रखिएगा, जब हार्ट बॉडी की ओर पंप करता है, तो हार्ट जब बॉडी की ओर पंप करेगा, तो आप बताइए, पंप करने का काम अलिंद यानी एट्रियम का तो है नहीं। पंप जब भी करेगा तो वेंट्रिकल्स करेगा, नीले करेगा। अब गोली मारो यार, दहिना नीला है कि बायां नीला है? आपको पता है कि दहिना नीले फेफड़ा तक पहुंचाता है और बायां नीला ही पूरा क्या करता है? शरीर तक पहुंचाता है। तो आप बताइए, जब नीला पंप करेगा तो इस स्थिति में जो नीला है क्या होता है? नीला, नीला यानी वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स। आप बताओ, जब ये सिस्टोलिक होगा यानी ब्लड को ढकेलेगा, कहाँ से? हार्ट से बॉडी तक में, तो जो वेंट्रिकल्स होंगे वो फूले हुए होंगे या पचके हुए होंगे? आप बताइए, वेंट्रिकल्स फूले हुए होंगे या पचके हुए होंगे? बताइए तो। बोलिए बोलिए जल्दी। अरे भैया क्या होंगे? पचक जाएंगे। क्या होंगे भैया? पिचक जाएंगे। अरे यार, फूलेगा कैसे? बेवकूफ वाला बात करते ऐसे से। अगर दाहिन नीला फूल रहा है मतलब ब्लड इसमें आ रहा है, फूल रहा है मतलब आ रहा है। अब आप बताओ यार, पिचकारी से अगर ब्लड, अगर मान के चलिए पिचकारी लिए हैं, या फिर कुछ पहले एक पिचकारी आता था हम लोग के समय में, 1 रुपया का मिलता था, तो भर के ऐसे दबाइए तो फेंकता है। आजकल तो जरा पंप वाला आ गया, तो पिचकारी से ऐसे ऐसे दबाइएगा तब ना कोई चीज़ फेंकेगा। गजब बात करते हैं, कोई चीज़ को दबाओगे तभी तो फेंकेगा। मान के चलो ये है, अब इसको हम दबाएंगे तभी ना पनिया फेंकेगा, फुलाएंगे तो पनिया वापस आ जाएगा। तो ये क्या होता है? सिकुड़न होता है। नीले में क्या होता है? सिकुड़न, सिकुड़न, सिकुड़न कंट्रास्ट होता है। समझ में आ गया? सिकुड़ने लगता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक कहते हैं। इसका उल्टा जो होता है डायस्टोलिक, डायस्टोलिक, इसको क्या कहते हैं? अनुशीतलन, अनुशीतलन। अनुशीतलन में क्या होता है? ये प्रेशर बहुत लो होता है। ये प्रेशर क्या होता है भैया? ये प्रेशर लो होता है, लो प्रेशर होता है, मतलब ये लौट कर आ रहा होता है, ये 80 mm पे लौट के आता है। ये क्या होता है कि बॉडी पार्ट से जो ब्लड गया है वो लौट कर जब हृदय तक आता है, हार्ट तक लौटता है, ये क्या है भैया? ये जाता है, ये जाता है। कहाँ से? हार्ट से बॉडी पार्ट तक। और ये क्या होता है? लौटता है, लौटता है कहाँ से? बॉडी से यहाँ तक में। तो इसमें बताइए नीले क्या होगा? नीले क्या होगा? नीले फूलेगा, ऐसे फूलेगा तभी ना ब्लड आएगा। तो नीले क्या होता है? फैलता है, फैलता है। नीले क्या हो जाता है भाई? फैल जाता है। आप नॉर्मली सोचिए, ज़्यादा दिमाग उमंग मत लगाइए। एक कोई पिचकारी ले लीजिए, कोई बोतल लीजिए, अगर आप उसे सिस्टोलिक यानी पंप करना चाहते हैं तो इसको पचकाइए, पंप कर देगा। वापस रिसीव करना चाहते हैं तो छोड़िए, फुलाइए, वापस चला आएगा। पंप कीजिए, फुलाइए, पंप कीजिए, फुलाइए, हो गया यहाँ पर। इसी को कहते हैं सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक।
जाने वाला प्रेशर सिस्टोलिक, आने वाला प्रेशर डायस्टोलिक। हो गया, समझ में आ गया नहीं गया? फैल जाता है, वेरी गुड। तो इसी के हिसाब से हम ब्लड प्रेशर डिसाइड करते हैं। बीपी किसी का नापना होता है तो इसी हिसाब से डिसाइड होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड का प्रेशर इसी हिसाब से डिसाइड होता है, कितना ये सिस्टोलिक है और कितना डायस्टोलिक है। ये जो ब्लड का प्रेशर है, अब आप बताइए भैया ब्लड प्रेशर कैसे डिसाइड होगा? हम यहाँ लिख देते हैं ब्लड प्रेशर बीपी, ये डिसाइड होता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर बाई डायस्टोलिक प्रेशर। आप बताइए भैया सिस्टोलिक प्रेशर कितना था? 120। डायस्टोलिक प्रेशर कितना था? 80। 120/80। सिस्टोलिक प्रेशर 120, डायस्टोलिक प्रेशर 80। लेकिन इसमें समझिए ये नॉर्मल एक एवरेज है, इसमें बच्चों का भी शामिल है और 80 साल के बूढ़े का भी शामिल है। लेकिन आप लोग का प्रेशर अगर इतना है 120/80 तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, नहीं गिरल गिरल रहेगा, सुस्ती सुस्ती रहेगा, सोचेंगे कि पढ़ते हैं फिर बाद में पढ़ेंगे, छोड़ते हैं, इनसे यूट्यूब देख लेते हैं, तनी फेसबुक देख लेते हैं, हाई है हो। इतना आपका प्रेशर नहीं रहना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। छोटे बच्चों को आप देखें ससुरा थकबे नहीं करता है, सब उठ जाएगा, सब इधर उधर हमेशा चार्ज रहेगा, सब इसको परेशान करो, दादाजी को दादी को मोहल्ला में मार करके चलाएगा, घर में टीवी उवी फोड़ देगा, हमें दिन भर उस ससुरा नौटंकी करते रहता है। तो ये हमारा ब्लड प्रेशर पे होता है। तो ब्लड प्रेशर ना आप स्टूडेंट का थोड़ा इससे ज़्यादा होना चाहिए। अब आप बताइए अगर आप सिस्टोलिक को बढ़ाएंगे तो डायस्टोलिक भी होना चाहिए। तो आपका 140 है ना तो ठीक है, एकदम खचरे नहीं देखते, कुछ कुछ एकदम हरिहर रहता है, सब समझ में आएगी नहीं आ गया? 120/80 मतलब उतना मज़ा नहीं देगा। हाँ 140/90 कर दो और ठीक है। तो थोड़ा सा आपका इससे ज़्यादा रहना चाहिए, इससे कम तो सोच रहा आपको तो मने नहीं लगेगा। नहीं देखते हैं आदमी कहता है दहिया भरिया रहा है, मने नहीं कर रहा है, छोड़ो ना यहाँ पर, ऐसे अजीब अजीब चलेगा। तो ऐसे पहले के ज़माने में जब मोबाइल नहीं था ना तो सोचा गर्मी के दिन में नहीं कटता तो आदमी शरीर बाहर आते रहता था। तो आप इसको बढ़ा के रहिएगा, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप का प्रेशर होता है, एक होता है हाइपर टेंशन। क्या होता है भैया? हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन समझते हैं? इसमें हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी जो होता है इंक्रीज हो जाता है। हाइपर टेंशन में क्या होता है भैया? बीपी इंक्रीज हो जाता है, ये चला जाता है 150 चल जाएगा या 140, 140 ये चला जाता है 100, मतलब इन द सेंस क्या है, बीपी बढ़ जाता है। तो इसे कहते हैं हाइपर टेंशन। ये अच्छी बात नहीं है बीपी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इसमें गुस्सा बड़ी तगड़ा आने लगता है। अगर बीपी ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो भैया ये भी खराब बात है, वरना आपको क्या आने लगेगा? गुस्सा आने लगेगा हाइपर टेंशन में। किसी को दिक्कत? इसमें बीपी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। जैसे इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, 140 से ज़्यादा बढ़ जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। क्या ये अच्छी बात है? आगे बढ़ते हैं, ये नहीं बात है। अगर आपको हाइपोटेंशन हो गया है तो आपको नमक की मात्रा कम कर लेनी चाहिए। नमक कम कर लेंगे तो बीपी कम आ जाता है, नमक कम कर लेने से बीपी कम हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरा नंबर, हो गया। इसके बाद होता है एक हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन क्या होता है? इसमें जो बीपी होता है ये लो हो जाता है, बीपी जो होता है लो हो जाता है, हट जाता है। ये कितना घट जाएगा भैया? बीपी का घटना बहुत खराब माना जाता है, 100/70 हो जाता है, इससे भी घट जाता है। अब भाई घटने का कोई फिक्स थोड़ी है, नॉर्मल से बढ़ गया तो भी आप हाइपरटेंशन में जाएंगे। ये वैल्यू याद मत रखिएगा कि क्या क्या होना चाहिए, आप बस इसको याद रखिएगा, इसको बढ़ा या घटा तो होता है। तो एक आदमी एवरेज बता देता है कि इससे ज़्यादा घट जाएगा। तो इसमें ही डॉक्टर कहता है कि देखिए आप क्या कीजिए, आप अपने खाना में नमक की मात्रा थोड़ी बढ़ा लीजिए, नमक की मात्रा बढ़ा लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि हम नमक बढ़ा लेते हैं तो ये थोड़ा बीपी हो जाता है, खाने में बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आप अम्लीय चीज़ खाएंगे, अम्लीय चीज़ यानी जिसको खाने में खट्टा लगता है, नींबू हो गया, टमाटर हो गया,
उत्तेजित भोजन, मसाला, ये सब चीज़, तो अम्लीय चीज़ खाइएगा तो आपका बीपी बढ़ जाता है। और अगर कड़वा चीज़ खाइएगा यानी क्षारीय चीज़ खाइएगा तो बीपी को घटा देता है। तो अम्लीय चीज़ क्या करता है, बीपी को बढ़ा देता है। तो देखिए यहाँ हम लिख देते हैं अम्लीय, एसिडिक चीज़ अगर आप खाते हैं तो आपको क्या हो जाता है, आपका बीपी बढ़ जाता है। और अगर आप क्षारीय चीज़ खाते हैं यानी कड़वा, करेला वगैरह टाइप का, बेस तीखा कड़वा चीज़, तो आपका बीपी घट जाता है, आपका बीपी घट जाता है। तो ससुरा घट गया तो भी ठीक नहीं है, सुस्ती देह भर याद रहेगा। देखिएगा ना, महिलाओं का अक्सर बीपी कम होता है, महिलाओं का बीपी क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए देखिएगा महिला सब ज़्यादा काम हम कर लेगी सब, और धाए दे कहीं बेहोश होकर गिर जाएगी सब। और देहात के लोग ना अपने पतों को बहुत गरियाते हैं, देर से श्री पतोहिया कामें नहीं कर रही, यही नहीं कर रही। अरे यार पतोहिया का एक बार बीपी चेक करा दो, अगर डाउन है तो उसको हाई करा दो, बीपी हाई करा लो, देखो एकदम पतो आपकी जेसीबी की तरह काम करेगी। तो लेकिन पतों को ये लोग ना अजीब समझते हैं। और जो ननद होती है सब ननद, ये सबको मतलब क्या बताइए, ये भाभी की इज्जत बस 1 महीना तक करती है, जब तक उन्होंने हड़िया पत की नहीं संभाला है, किचन उचन में नहीं गई। और जैसे ननद को समझ में आ जाएगा भाभी है, ससुरी को तो समझ में आएगा कि हमारा पर्सनल, अब घर का सब काम अभी ये करबे करेगी, समझ आया। उस घर में देवर उठेंगे 10 बजे, ससुर उठेंगे 8 बजे, ननद उठेंगी 9 बजे, लेकिन पतों को सुबह 4 बजे उठना जरूरी है, क्योंकि घर की लक्ष्मी है। तो बाकी सब कौन चीज, रावण है सब घरवा में। अजब हाल है, जस करनी तस भोग ही पावा। बेचारी की जान लेके रख लेते हैं। आप बताओ, आपको कोई सुबह 4 बजे भोर में उठाने लगे तो कैसे इज्जत कीजिएगा उसको। आदमी थकल ना, तो हम तो 2 बजे सोने जाते हैं, कोई 4 बजे उठा देगा तो हम ओकरो कहेंगे तेहू। चलिए इस सब चीज का ध्यान रखा कीजिए। महिला के जीवन को खराब कर देती है, वरना पुरुष कभी ये नहीं देखने जाएगा कि कौन महिला 10 बजे सूतने जा रही है कि 11 बजे सूत रही है। लेकिन वो अगर कोई महिला प्लेट धो के आएगी तो पुरुष उसको कोई टेंशन नहीं, वो महिला जो देगी देखिए माई बर्तनवा हेने से ढेर साफ बा, हेनिया से तो साफे नहीं थे। अरे बैल कही के तो हेनिया रख के खाना है का, तो रखे नहीं साफ है तो जाके अपने साफ कर लो। दोनों कम नहीं होते। कभी देखे है कि नहीं महिला सबका झगड़ा घर में, बड़ी खतरनाक होता है। आगे बढ़ते, समझ में आ रहा है आप सब लोग को, आगे ये सब देखना पड़ेगा। ये सब आप सबको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप फीस देंगे ना बायोलॉजी पढ़ने के लिए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, हम साथ साथ आपको जिंदगी भी पढ़ा देंगे। जिंदगी की सबसे बड़ी खराबी जानते हैं क्या है? इस जिंदगी के 2 सबसे खराब उसूल है कि जिंदगी जब तक समझ में आती है ये ससुरी आधी खत्म हो चुकी रहती है। इसलिए हम आपको खत्म नहीं होने देंगे। आपकी पढ़ाई खत्म होगी तो जिंदगी की समझ भी डेवलप हो जाए। यही सबसे बड़ी खराबी, जब तक समझ में आए ससुरा आधा खत्म हो जाता। और इस जिंदगी में बड़ी खराब 3-4 चीज़ें, आपकी ख्वाहिश कुछ और रहेगी, मिलेगा कुछ और, सोचेंगे कुछ और बनने के लिए, बन जाएंगे कुछ और। ये जिंदगी सबके साथ उसूल है। खुद सोचिए ना, हम फौजी बनना चाहते थे, टीचर बन गए। अजब हाल है। हालांकि फौज में रहते तो मजा ही कुछ और रहता। किसी फौजी को ना वहां बोर नहीं होने देते, सबको हंसाते खिलाते रहते, हुए क्लास लेते, और उधर पाकिस्तानियों को पढ़ाते। इरे ससुरा उन्हें पढ़ ले, वो माइक लगा लेते, बिल्कुल पढ़ल लिखल तो ना है, तू पढ़ उधर, है कि नहीं। लड़ाई में तो फिर वैसे ही ससुरा, तू उधर रह हम इधर रहते। चलो भाई, इतना तो समझ में आ गया आप लोग को बीपी वगैरह। हालांकि बीपी को कम करने के लिए आप नमक की मात्रा कम कीजिए, बीपी बढ़ाने के लिए नमक की मात्रा बढ़ा लीजिए। तो बीपी और नमक एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर आपके खाना में नमक की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो आपका बीपी बढ़ेगा, डायरेक्टली रिलेशन है। और नमक को घटा देंगे तो बीपी क्या हो जाता है, घट जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। खुशी यादव, सर अभी हम 11 साल के हैं। इधर का कर रही है रे बबनिया, तुम 11 साल की है। चलो यहाँ समझ में आ गया। बीपी बढ़ाने के लिए आपको नमक की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी और बीपी को घटाने के लिए नमक की मात्रा घटानी पड़ेगी। और अगर आपका बीपी नहीं घट रहा है
अगर बीपी नहीं घट रहा है तो आप अपनी साली से बात कीजिए, आपकी बीपी घटने लगेगी। आप उससे खूब अच्छा, हाँ जीजा खाना खा लिए, ठीक है ठीक है। तो आपको अगर अपना बीपी डाउन करना है तो साली से बात कीजिए, बहुत जल्दी बीपी डाउन हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। और बीपी को हाई करना है, बहुत तेज बढ़ाना है, तो अपनी घर वाली से बात कीजिए। समझ में आया? घर वाली से बात कीजिए, तुरंत बीपी बढ़ जाएगा। तनीसा है, मान के चलिए खाना खराब है, अच्छा नहीं है, तो बीबी से बात कीजिए, एक कैसा खाना बना है, अबे बीपी बढ़ा देगी आपकी। कहेगी खाना है तो खाइए, नहीं तो अपने बना लीजिए, कैसन खाना बना है, तो जा रहा है इनके लिए स्पेशल खाना आएगा, खाई के बाद तो खाई रहूँगा ना, तो जाएंगे ये बनल बा खाई, तुरंत बीपी बढ़ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं? समझ में? आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा, घरेलू उपाय। बीपी खत्म, ब्लड प्रेशर खत्म। किसी को बीपी वगैरह में दिक्कत है तो बताइए, और किसी को बीपी बढ़ाना है? सर जिसकी शादी नहीं हुई है उसको, बाबू जिसकी शादी नहीं है उसको दिल से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होती। जिसकी शादी नहीं हुई है उसको हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन या फिर हार्ट अटैक, डिप्रेशन, ये सब कुछ नहीं होता है। शादी बाद ये सब बीमारी होती है, अभी थोड़ी ना होगा। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं है तो बोलिए। एक मिनट बाबू, एक मिनट, एक मिनट। बस 2 मिनट वेट कीजिए बाबू, 2 मिनट, बस 2 मिनट। हम आए, यू गए, यू आए, 2 मिनट बस, थोड़ा सा लॉक। इसके बाद हम आपको ब्लड का पढ़ाएंगे, बस 2 मिनट। हो गया बाबू? चलिए अब आगे पढ़ाते हैं ब्लड के बारे में। हम कहीं नहीं गए थे, आज हिस्ट्री का क्लास नहीं हो। आज हिस्ट्री का क्लास थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर जाना है चेक कराने इसको। करेगी सर लड़की का बीपी कैसे कंट्रोल होगा? अब लड़की सबका कोई लेडी टीचर बताएगी। हमको क्या पता लड़की सबका भाई, तो लेडीज टीचर से तो समझिए, हम तो लड़कों का हर उपाय बता दिए। अब हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड भैया, ब्लड ध्यान से समझो भैया, भैया ब्लड, ब्लड को हिंदी में कहते हैं रक्त, उर्दू में इसका 2 नाम है, एक है खून, दूसरा नाम है लहू। लहू समझा गया? ये दोनों उर्दू है, खून और लहू। रक्त हिंदी है। फिल्मों में देखेंगे ये लहू बड़ी, गाना वाना में लहू बन के आंसू बरसने लगे, सोच रहा झूठ बोलता है ये सब। तो बताओ, कहीं खून आंख से बरसेगा, ओके चोट लागल होगा कहीं, तो लड़कियां पे सधा रहा है, पूरा याद कर रहे हैं तो खून बरस रहा है। लड़कियों बकलोल, ओ माय गॉड कितना मानता है हमको। उसको बोलना चाहिए जाके आंख चेक कराओ, सोचो तो आंख से खून निकल रहा है ना, हमको मानता है। लेकिन ये सब को तो और दिमाग पता नहीं कहाँ किडनी में होता है। ब्लड के बारे में
ब्लड आपको हम उत्तक पढ़ा दिए हैं। ब्लड ये कैसा उत्तक है? तो यह एक संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक को इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। ये एक कैसा टिश्यू है? कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्टिंग टिश्यू का काम करता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। ब्लड जो होता है इसका जो निर्माण होता है, ब्लड फॉर्मेशन, निर्माण, ये दो चीजों में होता है। देखिए, एक होता है बोन मैरो में। बोन मैरो समझते हैं, हड्डियों के बीच में बोन मैरो होता है। बोन मैरो को हिंदी में हम क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहा जाता है। अस्थि मज्जा कहा जाता है। हड्डियों के बीच में होता है। हड्डी के बीच में जो मच्छरदानी की तरह जाली जगह होता है उसे बोन मैरो कहते हैं। लेकिन ये लीवर में होता है। लीवर का एक मीसोडर्म होता है, यकृत में होता है। किस में होता है? तो भ्रूण में होता है। भ्रूण किसे कहा जाता है? एम्ब्रॉय। भ्रूण वह बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ है। अब वो ससुरा चाहे 1 महीने का है या वो 9 महीने का है, कितने भी महीने का रहे, जब तक वो अपने माँ के पेट में है वो भ्रूण कहलाएगा। ऐसा नहीं कि कोई महिला 2 महीने की प्रेग्नेंट है तो कहेगी नहीं हमारे में एम्ब्रॉय नहीं है। एम्ब्रॉय ही कहलाता है जब तक वो पैदा नहीं हुआ। इवन कि पैदा होने के 1 घंटा पहले भी अगर वो पैदा नहीं हुआ ना, आधा घंटा पहले भी डॉक्टर कह रहा है कि नहीं इसका आधे घंटे में डिलीवरी हो जाएगा, तो भी आप उसे क्या कहेंगे? एम्ब्रॉय या भ्रूण कहेंगे। इसलिए हॉस्पिटल पे लिखा रहता है भ्रूण के लिंग की जांच कराना। लिंग मतलब पता करना होता है कि वो लड़का है या लड़की है। वो ये नहीं कहता है कि बच्चे के लिंग की जांच। कैसे? जब बच्चा का लिंग कौन सी जांच होगा? पैदा हो गया, देख ना लीजिए लड़का है कि लड़की है। कभी सुने बच्चे के लिंग की जांच कराना गैर कानूनी है? नहीं, लिखता है कि भ्रूण के लिंग की जांच कराना गैर कानूनी है, कि वो लड़का है या लड़की है। आप एम्ब्रॉय की जांच नहीं करा सकते। तो एम्ब्रॉय में जो बनता है वो लीवर के मीसोडर्म में बनता है। और हम लोग में ये कहाँ बनता है भैया? हम लोग में कहाँ बनेगा? हम लोग में ये बनता है बोन मैरो में। किसमें? बोन मैरो में। अरे यार कितनी बार बोले कि टाइम चेंज नहीं हुआ है। आज हम थोड़ा आंख दिखाने के लिए गए थे, वहाँ लेट हो गया। अभी डर के जाना पड़ता है यार, कहीं डॉक्टर के पास भी कि कहीं आदमी वहाँ से कोरोना लेके मत आ जाए। इस वजह से हमने आपकी टाइमिंग नोटिफिकेशन दे के चेंज की। कितनी बार समझाए यार, हमको लगता है क्वेश्चन पूछता है सर। आगे बढ़। अगला देखते हैं, ब्लड पीएच बता सकते हैं? ब्लड पीएच कितना होता है? 7 पॉइंट कितना होता है बताइए तो? ब्लड पीएच कितना होता है भैया? इतना तो पता ही होना चाहिए आपको, इतना भी तो गधे नहीं है। ब्लड पीएच 7.4। वेरी गुड, 7.4 होता है। इसका मतलब ये क्या होता है? 7 से नीचे रहेगा तो एसिड होगा। तो ये एसिड तो होता नहीं है, ये एसिड नहीं होता है, बल्कि ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। ब्लड कैसा होता है? क्षारीय होता है। खून जो होता है वो क्षारीय होता है, ब्लड। और आपको पता ही है भैया ब्लड का प्रेशर, ये तो पढ़ा ही दिए, अभी पढ़ा है जस्ट। ब्लड प्रेशर यानी बीपी, ब्लड प्रेशर 120/80, ये तो अभी पढ़ा है। ब्लड का जो क्वांटिटी होता है, ब्लड मेल में जो ब्लड होता है ये कितना होता है? 5.5 लीटर होता है। मेल में ब्लड कितना होता है? 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। मेल में ब्लड 5.5 लीटर पाया जाता है, जबकि फीमेल की शरीर में ब्लड 5 लीटर ही पाया जाता है। मेल में, एक स्वस्थ मनुष्य में होता है 5.5 लीटर पाया जाता है। और फीमेल में कितना पाया जाता है भैया? फीमेल में पाया जाएगा 5 लीटर, आधा लीटर कम पाया जाता है, ताकि वो मेल का खून चूस सके। भैया खून चूसने के लिए भी जगह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों में 5-5 लीटर, 5.5 कर देगा तो चूसेगी नहीं। तो यही वजह है कि शादी के बाद पुरुष परेशान रहता है बैलेंस बनाने के लिए। अब जैसे पानी का लेवल इधर डाउन करेंगे तो इधर से तो अपने पानी डाउन हो जाएगा, तो इसलिए इनमें ब्लड की मात्रा आधा लीटर कम होती है। लड़की लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखिए ब्लड के, हालांकि ये रीजन नहीं है ब्लड में, उनके शरीर में ये रीजन नहीं होता है।
उनमें देखिए ब्लड जो होता है ना, एक्चुअली ये ताकत का प्रदर्शन होता है, तो उन्हें फिजिकल वर्क उतना नहीं करना होता है, उनमें हीमोग्लोबिन कम होता है। हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से आरबीसी कम हो जाता है, और आरबीसी ब्लड का बहुत बड़ा क्वांटिटी को डिसाइड करता है, इसलिए उनमें ब्लड भी कम हो जाता है। ये हो गया भैया आपका ब्लड। ब्लड आप नेचुरली ही बना सकते हैं। ये ब्लड कैसा है भैया, संयोजी उत्तक है, बट इसमें सबसे बड़ी खराबी क्या है कि ब्लड जब भी हो सकता है नेचुरल हो सकता है, इसे आप आर्टिफिशियली नहीं बना सकते हैं। जैसे आप लेबोरेटरी में वैक्सीन बना लिए कोरोना की, आप पैरासीटामोल दवा बना सकते हैं। इवन पहले किसी का पैर टूटा, ज़्यादा तो सही नहीं हो पाता था, अब पैर टूट गया है, बीच की हड्डी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है, जुड़ नहीं सकती, तो स्टील लगा देता है। बट अभी तक आर्टिफिशियल ब्लड नहीं बना पाया गया है। और ब्लड जब कंप्लीट पढ़ लीजिएगा तो आगे जाके आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे, अभी शांति से ब्लड पढ़िए। हम भैंसा का ब्लड आदमी में नहीं लगा सकते हैं, हम ब्लड ग्रुप के बारे में बाद में पढ़ाएंगे, अभी इतना समझिए। तो ये ब्लड हो गया। ब्लड फॉर्मेशन देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के बारे में इतना समझ में आ रहा ना, ब्लड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड में दो टाइप की चीज पाए जाते हैं। एक पाया जाता है लिक्विड पार्ट, कैसा पार्ट, लिक्विड पार्ट। एक पाया जाता है सॉलिड पार्ट। एक लिक्विड पार्ट, एक सॉलिड पार्ट। इस लिक्विड वाले पार्ट को हम कहते हैं प्लाज्मा। इस लिक्विड प्लाज्मा क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ये टोटल ब्लड का लगभग 60% कवर करता है। हालांकि कहीं कहीं ये 55% लिखेगा, कहीं कहीं ये 55% लिखता है, कहीं कहीं 60%, तो 60 ही रहता है। चलिए इसको, और जहाँ 55 लिखेगा ना तो वहाँ ऐसे लिखेगा 55 से 60, तो सीधा उसको 60 याद रखिएगा। और ये जो लिक्विड पार्ट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कार्पल्स, रुधिराणु, कार्पल्स, कार्पल्स या रुधिराणु, रुधिराणु कहते हैं, रुधिराणु कहते हैं। ये रीमेन पार्ट हो जाएगा 40%, ये 40% रीमेन पार्ट हो जाएगा, और ये लिक्विड पार्ट हो जाएगा इसमें। अब आप समझिए ब्लड कैसे होता है, सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। आप शरबत पिए हैं, जैसे ये पानी है, ये क्या भैया, पानी है, तो आप इसे समझिए कि प्लाज्मा है। लेकिन जब हम इसमें चीनी डाल दे, नमक डाल दे, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दे, तो खूब बेहतरीन शरबत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। तो ब्लड केवल पानी की तरह नहीं है, बल्कि ये शरबत की तरह काम करता है। ध्यान से समझ बबुआ, इधर दुका कमेंट करता है सब, शरबत की तरह काम करता है। जैसे अगर हमें शरबत बनाना है तो इधर क्या ले लेंगे, पानी ले लेंगे, और इधर शरबत बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, तो इधर हमें चीनी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, चीनी, हल्का सा नमक लेना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा मीठा ना हो सके, और नींबू लेना पड़ेगा, नींबू, नींबू। ये तीन चीज़ मिला देते हैं। तो ये बताइए, ये भी सॉलिड स्टेट में रहता है, चीनी भी, नमक भी सॉलिड रहता है। नींबू को देखेंगे तो वो भी सॉलिड रहता है। नींबू का जो रेशा होता है उसका रस ना लिक्विड होता है, नींबू का तो सॉलिडे रहता है। तो ये सब कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं सब। अब खाली एक छुच्छे नींबू पानी हैंगा लेके घूमिएगा तो कोनो काम का नहीं, आई लेके घूमिएगा तो इधर, समझ में आ गया कि नहीं, पानी, पानी खाली पंचुच्छुर पानी रहेगा तो ओकरा का कहला जाएगा, प्लाज्मा कहा जाएगा। पंचुच्छुर पानी तो प्लाज्मा कहा जाएगा। बाबू पीडीएफ बोले ना आपको, अभी अभी क्लास में आ रहे हैं क्या, बोले तो आपको पीडीएफ के बारे में। सर आपके ट्विटर के नाम पे कोई दूसरा फेक आईडी कर रहा है। देखो, जो बैल को ये समझ में नहीं आता ये खान सर का ट्वीट है, ये है, उन सब लोग को हमारे ट्विटर से कोई मतलब। हमारा ट्विटर, हम अभी 10 मिलियन हो जाएंगे सर, उसके बाद ट्विटर चलाना चालू करेंगे। हम लोग के 9 मिलियन हो गए सर, 9 मिलियन कंप्लीट हो गए हम लोग के, तो 10 मिलियन हो जाएंगे जून में, तो हम लोग ट्विटर चलाना चालू करेंगे। तो जो ट्विटर पे जितना फेक लोग घूम रहे लोग, सब लोग साइड हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ आप लोग के गुरुजी जाते हैं वहाँ थोड़ा समझ में करते हैं आप लोग। इसलिए आप इधर ध्यान से समझो, टॉपिक से मत भटको। लास्ट में आप लोग सब सवाल पूछ लीजिएगा। प्लाज्मा, तो केवल वो पंचुच्छुर कमवा का काम क्या है, प्लाज्मा है। इसलिए कोरोना मरीज में कहा जाता है प्लाज्मा दीजिए, प्लाज्मा। इस ससुराई बीमारी से लड़ता है,
ये क्या करता है, बीमारी से लड़ता है, पनिया बीमारी से लड़ता है, मार धाए 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 पनिया लड़ता है। इसलिए ना जिसको कोरोना हुआ है, जैसे मान के चलिए किसी को कोरोना हुआ, वो ठीक हो गया, इसका मतलब उसने बीमारी को मार दिया। तो डॉक्टर क्या कहता है कि उहे आदमिया का प्लाज्मा लाइए, तो आप में से ब्लड खींच लिया जाएगा और मशीन में घघोर दिया जाएगा, ऐसे ऐसे नचा नचा के, उसमें से नमक चीनी नींबू निकाल दिया जाएगा, खाली पंचुच्छुर पानी दे दिया जाएगा, तो वही हो जाएगा प्लाज्मा। तो ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और सॉलिड पार्ट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसे हम रुधिराणु या कार्पल्स कहते हैं। जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, चीनी नमक नींबू, चीनी नमक नींबू। तो जब आपसे कहेंगे कि बबुआ का आरबीसी कम हो गया है, तो आपसे आरबीसी ले आके आएगा। किसी का डेंगू हो गया तो प्लेटलेट कम हो गया, तो प्लेटलेट लेके आ जाइए किसी में से। किसी के डब्ल्यूबीसी चढ़ा दीजिए। अब मन है किसी का प्लाज्मा थेरेपी से, तो पनिया पंचुछुर लेके चलाइए प्लाज्मा। लेकिन बबुआ कभी कभी डॉक्टर कहता है कि हमारा होल ब्लड चाहिए, समझ में आया? हम लोग देहात में कहते हैं सगरो, समझ में आ गया? सगरो, सगरो मतलब कूली, 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 कूली मतलब समझते हैं सगरो। इसको सीबीएसई वाला क्या कहता है सब, टोटल। और राइट के बोलेगा तो होल, और खाली डब्लू मिटा देंगे तो भोंका हो जाएगा। डब्लू का रहना जरूरी है। सीबीएसई वाला का अलग नियम चलता है, डब्लू लगा देगा और तब होल लिखेगा, तो मतलब है कि टोटल। और डब्लू हटा के खाली होल लिख देगा तो मैंने भोंका, भोंका हो गया। ये भोंका वाला नहीं है, डब्लू फिर होल, डब्लू का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, बस ये बताता है कि मतलब कुल ही। तो जब आपसे डॉक्टर कहेगा टोटल ब्लड, अरे टोटल नहीं बोलता है, टोटल बोलेगा तो कोनो समझेगा कि एक आदमी में से कुल ब्लड निकाल ले। होल ब्लड चाहिए, होल ब्लड। होल ब्लड में पूरा ब्लड उठा लाएगा, लिक्विड पार्ट भी सॉलिड पार्ट भी, यानी पूरा शरबत पिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? होल ब्लड, होल ब्लड, भोंका नहीं, होल ब्लड। होल ब्लड में सबको लेके आना है। तो प्लाज्मा जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है भैया? लिक्विड पार्ट होता है। बीमारियों से लड़ने का काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है। बीमारियों से लड़ने का काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा काफ़ी गाढ़ा होता है, प्लाज्मा काफ़ी गाढ़ा होता है। लेकिन प्लाज्मा ज़्यादा गाढ़ा हो गया ना तो ब्लडवा बहबे नहीं करेगा। तो ससुरा प्लाज्मा को बड़ी झमेला है रे बाबू, प्लाज्मा को बड़ी झमेला है। मत पूछो प्लाज्मा में कितना झमेला है। जिस तरह से पेंट मारने वाला जो पेंटर होता है ना, उस ससुरा पेंटवा पंचुछुर कर देगा तो हो दिक्कत। अब प्लेंटवा एकदम गाढ़ा पोत देगा तो हो दिक्कत। बहुते दिक्कत है रे बबुआ इसमें। तो भगवान जब ही बनाया प्लाज्मा को ना, तो कहा कि रे चोट्टा कहीं का, थोड़ा पातर कर देंगे तो हो दिक्कत, मोट कर देंगे तो हो दिक्कत। तो इसमें जरूरी था भगवान ने दो को चीज मिला दिया। इसमें मिलाया प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये खून को गाढ़ा कर देते हैं सब। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन इस ससुरे खून को क्या कर देता है सब? गाढ़ा कर देता है। क्या कर देता है सब? गाढ़ा। लेकिन बबुआ ढेर गाढ़ा हो जाएगा तो खूनवा बहबे नहीं करेगा। ढेर गाढ़ा हो जाएगा तो खूनवा बहबे नहीं करेगा। तो हार्ट कहेगा कि रे चोट्टा कहीं का, हमरा का बुलडोजर समझ ले है, हम 120 पे ठेलेंगे, इतने पे चल जो, ना तो छोड़ देंगे हम तोरा के, हुए रास्ते में रह जाइए। रास्ते में रह जाएगा, अब पिछवा से ब्लड उसको ठेलेगा, हार्ट उसको ढकेलेगा, और उसको पूरा गाढ़ा हो गया है, जइबे नहीं करेगा, जइबे नहीं करेगा। तो कहेंगे इसका ब्लड ब्लॉकेज हो गया है, ब्लड क्लॉट कर रहा है, खूनवा जम गया है, गाढ़ा हो गया है, जाइए नहीं रहा, मरीज मर जाएगा। जो ससुरा तू नहीं, बहुते झमेला है इसमें। नहीं समझ में आया? अरे बफरिंग क्या कर रहा है? वाई इट इज बफरिंग। बफरिंग क्यों करेगा भाई? ठीक है, ठीक ठीक, ओके हो गया। अगर ठीक हो गया तो बोलिए।
अगर बफरिंग ठीक हो गया है तो ओके हो गया तो बोलिए। अब थोड़ा ठीक हो जाएगा। बफरिंग ठीक हुआ? अरे भैया बफरिंग हुआ ठीक तो होना चाहिए, रुक रुक कर क्यों चल रहा है? ससुरा रुक के क्यों चल रहा है भाई? चलिए, तो ब्लड को मोटा करने का काम कौन करता है? थोड़ा सा रुक गया था। हाई ससुरा प्लाज्मा को मोटा करने का काम कौन करता है? इस ससुरा प्लाज्मा को ये क्या करता है? गाढ़ा कर देता है। गमे आके मतलब गाढ़ा, गाढ़ा कर देता है, या आप कहिए तो थक्का कर देता है, थक्का कर देता है, या कहिए कि ब्लड को मोटा कर देता है, ब्लड को मोटा कर देता है। सीबीएसई वाला इसको कहता है क्लॉट, सीबीएसई वाला इसे कहता है क्लॉट हो गया, क्लॉट। रुक रुक के चल रहा है ससुराई, थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं आ गया है इसको, अभी सही हो जाएगा, 2 मिनट में सही हो जाएगा। थोड़ा बीच बीच में कर दे रहा है, थोड़ा थोड़ा का। तो बताओ बबुआ आप कि हम इस फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन के भरोसे बैठेंगे तो दिक्कत कर देगा ससुरा। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन के भरोसे बैठेंगे तो बहुते गाढ़ा कर देगा। इसलिए भगवान इनकी गर्मी, इनकी अकड़ शांत करने के लिए एगो इसमें लिक्विड मिला दिया जो इस ब्लड को पंचुछुर कर सके। भगवान इसके गाढ़ापन को, ससुरा खाली फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन डाल देंगे हमें, जब मोट कर देगा यानी गाढ़ा करके थक्का बना देगा, जगह जगह जम जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए भगवान ने इन दोनों की अकड़ को शांत करने के लिए एगो अकेला पदार्थ मिलाया जिसका नाम है हेपेरिन। हेपेरिन, हेपेरिन ये ससुरा खून को क्या कर देता है? पंचुछुर, पंचुछुर कर देता है, यानी पतला कर देता है, पतला। इसको कहते हैं ब्लड थिनर। क्या कहते हैं? ब्लड थिनर। इसे ब्लड थिनर कहते हैं, पतला कर देता है, पंचुछुर कर देता है। तो पंचुछुर होना भी जरूरी है। इस ससुरा प्लाज्मा को बहुते झमेला है, लेकिन में कोई झमेला नहीं है। इसको मोटा पतला पंचुछुर से मतलब नहीं है, गाढ़ा हो गया पंचुछुर हो गया, इसको बस जितना चाहिए उतना दे दो ना। इस ससुरा को 60% चाहिए भी, उसके बाद गाढ़ा भी रहेंगे, पंचुछुर भी रहेंगे। ले इस सूरत में ढेर गाढ़ा करना है तो ये दोनों हावी हो जाते हैं। पंचुछुर करना है तो हेपरीन कर देना है। क्या कर देना है? हेपरीन। कोरोना का बहुते मरीज मर गया बेचारा, क्योंकि उनका ब्लड थक्का बन के क्लॉट हो गया। डॉक्टर लोगों को करना चाहिए कि उन्हें हेपरीन का टैबलेट देना चाहिए, लेकिन हेपरीन से वो समस्या है, अगर बहुते ज़्यादा पतला हो गया तो छरछरा के ब्लड घुस जाएगा और नसवें छोट मोट फाड़ देगा दिमाग का, क्योंकि दिमाग की आँख की नसें बहुत पतली होती हैं, उनमें ज़्यादा मजबूती नहीं होती है दिमाग और आँख की नस में। और ब्लड अगर हेपरीन ज़्यादा हुआ तो ब्लड को बहुत पतला कर देगा, और जब बहुत पतला कर देगा और हार्ट को क्या पता सोचा ब्लड मोटा की पड़ा मारेगा 120 पे, ब्लड बहुत पतला तो जाके फाड़ देगा वहाँ पर। इसीलिए बेचारा कोरोना मरीज में डॉक्टर कंफ्यूजन में है, तो थोड़ा हेपरीन देंगे और कहीं ज़्यादा हो गया तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, और हेपरीन नहीं देंगे तो कोरोना में ये दोनों भारी पड़ जा रहा है, सब थक्का बना के मार डाल रहा है। तो ऐसे डॉक्टर लोगों के लिए आईसीएमआर ने और एम्स के डायरेक्ट डॉक्टरों ने कहा है कि भैया आप रिस्क मत लीजिए, आप हेपरीन की बहुत थोड़ी मात्रा दीजिए, बहुत थोड़ी मात्रा, मतलब दवा के रूप में दीजिए, टैबलेट के रूप में दीजिए जो ज़्यादा काम नहीं करता है, तो बहुत कम में पतला करें। हेपरीन को इंजेक्शन के रूप में मत दीजिए, उसे इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है जिनमें बहुत ज़्यादा ब्लड गाढ़ा हो गया है, तो उनमें इंजेक्शन के रूप में। तो अब डॉक्टर क्या करता है, एंटीकोगुलेंट मिला के आपको देता है जो ब्लड को जमने नहीं देता है, टैबलेट के रूप में। और शुरुआत में जब डॉक्टर को डाउट होता है तो एक दिन गैप कर करके देता है, उसके बाद जांच वाँच होने के बाद कंफर्म हो जाता है कि नहीं ब्लड क्लॉट कर रहा है तो टैबलेट देता है। जांच में पता चला बहुते क्लॉट हो गया तो आईवी यानी इंटरवेंस इंजेक्शन लगा देता है। तो ब्लड का हल्का सा तो कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया,
लेकिन ब्लड बहुत बड़ा चैप्टर है बबू, इस ससुरा बहुत बड़ा चैप्टर है। जिस तरह से पाचन तंत्र बड़का चैप्टर था, ठीक उसी तरह से ब्लड भी बड़का चैप्टर है, इसलिए कोई मजाक नहीं। समझ में आ रहा है? ब्लड अभी तो ये पानी वाला देखे, अभी यही लोहा लकड़ तो देखना बाकी है। हमें लोहा होता है आरबीसी में, हीमोग्लोबिन, यही सब। अब जब हीमोग्लोबिन वगैरह बताएंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि ससुरा पल्स ऑक्सीमीटर का काम कैसे करता है। ये पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है ये काम कैसे करता है, देख रहे हैं? मैं लाइट जलता है, एक नाप लेता है ऑक्सीजन कितना है। ये कौन चीज में नापता है? ये ससुरा आरबीसी को नापता है। समझ में आ गया? पूल खेत यही से पता चल जाता है शरीर के बारे में कैसा हाल चाल है। तो अभी इसको बताएंगे। इतना समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, लासिका क्या होता है सर बता दीजिए, आगे पढ़ाएंगे। चलिए, इतना आप समझ गए। आज के लिए इतना ही। कल क्लास आपका टाइम से चलेगा, जो टाइम से है क्लास। इवनिंग बैच के लिए नोटिफिकेशन दे देंगे, इवनिंग बैच के लिए हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है?